Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो हम लोगों ने अब तक रिकार्डन मॉडल को काफ़ी अच्छे से डिटेल अंडरस्टैंड करा है, ठीक है। और उसके अंदर हमने टॉपिक पे बहुत फोकस करा है, जो आज भी हमारा वो टॉपिक कंटिन्यू होगा। दैट इज द रिकार्डन एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है। ये रिकार्डन मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी कहते हैं। अब वाई द पीपल हैव द मिसकंसेप्शंस, मतलब क्यों लोगों को इसके बारे में गलत धारणा है, क्यों लोग इसके बारे में एक गलत स्टेटमेंट दे देते हैं या रॉन्ग या फॉल्टी आर्गुमेंट्स इस पे कर देते हैं, ठीक है। वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कुछ मिथ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मिथ्स वगैरह बहुत सारी हैं, अगर आप खुद भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन हम सिर्फ आज 3 मिथ के बारे में पढ़ेंगे और उनका भी मेन जो कनेक्शन होगा वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के बेस पे होगा। मैं अपनी बात को एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ठीक है। देखो, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज का तो एग्जांपल मैं नहीं ले रहा, लेकिन जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। अपने इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, अपने इंडिया में, ठीक है। दिल्ली इलेक्शंस मान लो, तो हमारे दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं, अभी पहले भी हुए, अभी कुछ 2-3 एजेंडाज होते हैं। 2-3 एजेंडाज होते हैं, शायद आपने कभी सुना हो कि लोअर पॉवर्टी, लोअर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, महंगाई खत्म करो, है ना। मतलब अगर तुम देखो तो हमने तो वो कहते हैं कि महंगाई, मतलब एग्जांपल, महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को खत्म करो। ये है एक पॉलिटिशियन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट लोगों को, जिसपे वो लोगों को कन्विंस कर रहा है कि मुझे वोट दो, मैं महंगाई भी खत्म करूंगा और बेरोजगारी भी खत्म करूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, एजेंडा सुने होंगे। ये नॉन ये इमोशंस है, बेसिकली दिस इज इमोशंस ओनली। बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट? क्या ये इकोनॉमिकली करेक्ट है स्टेटमेंट? क्या आप महंगाई और बेरोजगारी दोनों को खत्म कर सकते हो? क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा था फिलिप्स कर्व, वो तो हमें कुछ और बताता था। फिलिप्स कर्व में कहता था देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। और आगे चल के तुम इकोनॉमिक्स के बारे में यही सब पढ़ने वाले हो, तो दिस इज द इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट। बट व्हाट अबाउट द इमोशंस? इमोशन तो यही है कि भाई महंगाई भी खत्म होगी और बेरोजगारी भी खत्म होगी। तो शायद एज एन इकोनॉमिक्स हम लोगों को दिखता है कि ये मिसकंसेप्शन है। और भी हैं, जैसे चलो ये तो मैंने आपको इंडिया के पॉलिटिशियंस के द्वारा दिया गया गलत स्टेटमेंट है या गलत आर्गुमेंट है या गलत कमिटमेंट है। और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं जो वो कर देते हैं, जो बाद में फुलफिल नहीं होते हैं। ओके, चलो यहाँ तक हमें बात समझ में आती है। अब क्या ये चीज सिर्फ पॉलिटिशियन से करते हैं? नहीं, ये कभी कभी, जैसे मैंने बोला पॉलिटिशियन, अभी मैं ना सारी चीजें लिखूंगा, डोंट वेरी। मेरा टीचिंग पैटर्न आप जानते हो, सारी चीजें लिखूंगा, सुनते रहो। पॉलिटिशियंस भी करते हैं, कभी कभी बिजनेस लीडर्स भी करते हैं, है ना। बिजनेस लीडर्स भी बहुत सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। या या कभी कभी एक इकोनॉमिक्स भी कभी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, मतलब तभी तो अमेंडमेंट्स होते हैं, तभी तो पॉलिसी बदली जाती है कि जो पहले पॉलिसी बनाई थी उसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि वो शायद 100% करेक्ट नहीं बन पाई। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स। और एंड ऑफ द डे अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हो जनरली, तो जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से रिलेटेड ही है। अब जैसे जैसे कुछ लोगों का मानना ये होता है कि कोई भी कंट्री, मतलब कोई भी कंट्री अगर ट्रेड कर रही है दूसरी कंट्री से, तो उसका बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना जरूरी है। स्टेटमेंट है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे इफ जैसे आपके कॉलेज में आपको आपको टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं। अब आपको ये कोई बोले, जैसे जब तक आप कॉलेज में नहीं आए थे, तो आपको इसी किसी ने शायद कहा होगा कि कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए पीएचडी करनी होती है ना, कुछ चीजें ऐसे होता है। आपको बाद में पता लगा नहीं यार, पर पीएचडी कर भी लो तब भी आप एज एन गेस्ट लेक्चर आ सकते हो। मास्टर्स करनी होती है ना। एक अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए अच्छे खासे। बढ़िया इंटरव्यू होता है क्योंकि एक यूथ को पढ़ा रहे हो, मतलब ये कह सकते हो, एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे को पढ़ाया जाएगा कॉलेज के अंदर, आप सब ठीक ठाक होते हो। ये मिथ थी ना, ये मिसकंसेप्शन था ना कि बहुत नॉलेजेबल होना जरूरी है। क्योंकि जो कॉलेजेस में नॉर्मली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जो गेस्ट लेक्चरर्स होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं,
बट कुछ लोगों को देख के तुम खुद भी सोचते हो कि यार ये गेस्ट लेक्चरर है भी तो क्यों है, ये टीचर भी क्यों है, तो ये लेक्चरर है भी तो क्यों है। ऐसा समझ में आ गया। तो ये सारी बातें आप लोग अपने माइंड में रखना। तो ये जितनी भी मैंने एक्स्ट्रा चीजें डिस्कस करी है उनको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना। और मैं अपना जो पॉइंट है वो मैं एक अपना पैराग्राफ लिखता हूँ, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ लेके फिर डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं स्टार्ट करना दैट इज एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा दैट व्हाई misconceptions conceptions arise। ये क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अब इसका जो स्टेटमेंट शुरू होता है दैट इज कंपैरेटिव एडवांटेज is a simple but subtle idea. It is often misunderstood by politicians, business leaders, business leaders, and sometimes some economists. Also, some arguments about international trade contains misleading or incorrect outcome. ठीक है, इनकरेक्ट आउटकम्स। यहाँ तक मेरी बात आपको सही में आई, क्लियर। नाउ अब जो हेडिंग हमारी शुरू होती है यहाँ से दैट इज दो चीजें हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज में कॉम्पिटिटिवनेस और प्रोडक्टिविटी इनका काफी बड़ा रोल होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री है, अगर वो किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करी तो एक तो उस मतलब उसको गेन फ्रॉम ट्रेड हो रहा होगा। किस सेंस में? दे कैन सेल, दे कैन एक्सपोर्ट मोर प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी इस प्रोडक्ट में ज्यादा है। बट द मेन पॉइंट इज दैट व्हाई द पीपल आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस दैट कमोडिटी ओनली। क्यों ऐसा क्यों है? मतलब मैं क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे का? बिकॉज यहाँ पे अच्छी जरा टेक्निकल सी बात है, ठीक ठाक इनकम है, इस वजह से भी कि एक ही रीजन बनता है। मतलब कोई यूं बोले कि बस मैं इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ तो वो तो झूठ ही बोल रहा है। इंटरेस्ट के लिए तो कोई काम होता ही नहीं है। अब तो बस नॉर्मली फैमिली रन करनी है, चलानी है, इस वजह से लोग काम करते हैं। तो वही बात है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी एक मैटर करता है एंड समटाइम बिकॉज द प्राइस मैटर्स, द कॉस्ट मैटर्स, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब कि सब इफ वी चार्ज समटाइम लोअर प्राइसेस इट मींस वी हैव we we generally face the competition and we are generally delivered the more and more content because our productivity is high। तो जो लोअर प्राइस रखने के बावजूद भी हम लोग ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं, ज्यादा कोर्सेज रन कर पा रहे हैं, ज्यादा इंस्टीट्यूट्स रन कर पा रहे हैं। पहले एक ही कराया जाता था, अब चार चार पांच पांच इंस्टीट्यूट हम लोग रन कर रहे हैं। तो क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्टिविटी। क्लियर। तो ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग दैट इज प्रोडक्टिविटी वर्सेस कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है,
ये तो बहुत बेकार हो गया। ठीक है, प्रोडक्टिविटी वर्सेस कॉम्पिटिटिव। अब देखो, एक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। एक कॉमन बिलीफ ये है कि जो फ्री ट्रेड होता है वो बेनिफिशियल तभी होगा कि जब कोई कंट्री स्ट्रांग इनफ होगी दूसरी कंट्री से ट्रेड करने में। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है फ्री ट्रेड, अब मैंने सुनते रहना, लिखना बाद में। मैंने वर्ड यहाँ पे यूज करा है फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड का मीनिंग क्या होता है? फ्री ट्रेड का मतलब फ्री में ट्रेड। हाँ, यही होता है। फ्री में ट्रेड का मतलब हो जाता है कि जो जो एंट्री कॉस्ट होती है, व्हाट इज द एंट्री कॉस्ट हियर, आसान भाषा में जिसको हम टैक्स बोलेंगे। अब तुम क्या होगा सर, टैक्स होता है? नहीं, इसको टैक्स नहीं कहते, इसे हम टैरिफ कहते हैं। जो जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो टैक्स लग रहा होता है, जो इंपोर्टिंग पर होता है, इंपोर्ट पे, ठीक है, टैरिफ की बात कर रहा हूँ मैं। अभी मैं सिखाऊंगा क्यों मैंने इंपोर्ट वर्ड यूज करा है। अब अगर वो फ्री है तो फ्री मतलब ये जीरो हो गया। सोचो, इंडिया और यूएस दोनों कंट्री आपस में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि इंडिया में यूएस एंट्री कर रहा है एट जीरो टैक्स। जैसे ब्रिटिश, ये मतलब कॉलोनियल पीरियड में था, एट बिफोर इंडिपेंडेंस था, है ना, ब्रिटिश रूल था, तब होता था फ्री ट्रेड। तो ऑब्वियसली बात है, तो वो लोग क्या ही, क्योंकि उनके लिए तो ये कॉलोनी थी ना उनकी, ब्रिटिशर्स की। तो मान लो यूएस है, अब आ रहे हैं फ्री ट्रेड, तो इंडिया हर किसी को अलाउ कर रहा है कि आओ, और कोई इंडिया वहां पे टैरिफ मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लग रहा। तो फिर इंडिया कैसे कम्पीट कर पाएंगे? वो उस इंडिया का स्ट्रांग होना जरूरी है, ये कॉमन बिलीफ है। इसका मतलब ये है कि इफ एनी कंट्री इज लेस एफिशिएंट देन दे कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड। अगर कोई भी कंट्री लेस एफिशिएंट है तो वो ट्रेड मतलब ये ट्रेड से बेनिफिट नहीं ले पाएगी अगर वो लेस एफिशिएंट है। अब लेस एफिशिएंट मीनिंग क्या हो जाता है? दैट इज द डेवलपिंग कंट्री। अब यूएस नो डाउट डेवलप्ड कंट्री है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, हर प्रकार का कैपिटल, हर चीज वहां पे बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इंडिया जनरली डेवलपिंग नेचर में, मतलब यूएस के बराबर तो नहीं है डेवलपमेंट में, ठीक है। बट क्या इंडिया ट्रेड नहीं कर रहे हैं? हम लोग क्या ट्रेड नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या हम लोगों को ट्रेड में बेनिफिट्स नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोली कि टक्कर की बात होगी कि अगर यूएस के साथ ट्रेड होता है, यूएस के बराबर का स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ेगा तो ये ट्रेड हो, तो ये गलत स्टेट। ओके विद इट, समझ में आ गई मेरी बात आपको? ये बात लिख लेना मेरे साथ। मैं आपके नोट्स इतने अच्छे बनवा दूंगा ना, ये मतलब मैं फेमस हूँ इस बात में कि आपसे नोट्स बहुत अच्छे फ्रेम करवाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है आफ्टर क्लास आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। लिखिएगा, अ कॉमन बिलीफ इज दैट, बिलीफ इज दैट, तो इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना, दैट फ्री ट्रेड is beneficial only if a country is strong enough to compete with foreign countries, with foreign countries. It means, अच्छा एक काम करते हैं, लेकिन अगली लाइन में it means if a country is, it means if a country is less efficient in producing goods, then it cannot be and cannot benefit from trade, cannot benefit from trade। ठीक है, इसका मतलब ये है, बट
this is economically incorrect. ठीक है, इट इज इकोनॉमिकली इनकरेक्ट, ये गलत हो जाएगा। अब वहीं से हमें, अब पॉइंट ये है कि हमें यहीं से चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू करना है। अब जैसे हमारे यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे, इसी चीज के लिए, इसी बात को समझने के लिए हमें मिथ वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला मिथ है, मिथ नंबर 1, एक्चुअली मिथ मतलब कहानी होती है। अब कहानी वो करेक्ट है इनकरेक्ट है वो बात हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहली मिथ है हमारे पास में, दैट इज अ कंट्री मस्ट बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स टू गेन फ्रॉम ट्रेड। मतलब मिथ क्या है कि कंट्री अगर गेन फ्रॉम ट्रेड करना चाहती है तो इट मस्ट बी मोर प्रोडक्टिव, उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। अब एक साइड जब ये स्टेटमेंट दी गई तब तक तो लग रहा है कि हाँ ये सही बात है, ठीक है, तब तक तो सही लग रहा है, लेकिन आगे जब थोड़ा डिटेल में आया ना कि इसका मीनिंग क्या था तो वो गलत है। जैसे मैंने बोला था ना, जैसे कॉलेज का टीचर बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, जैसे जैसे बाहर कंट्रीज के टीचर्स होते हैं ना, मान लीजिए कोई टीचर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, या मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी का है, ठीक है, येल यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं। अब ये क्रुगमैन ही है, ये आई थिंक मुझे नाम नहीं पता, वो नहीं पता, ये एक यूनिवर्सिटी में फैकल्टी भी हैं, मतलब वहाँ के रह चुके हैं फैकल्टी जहाँ पे हैं, ठीक है। सोचो वहाँ के फैकल्टीज टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने बुक लिख रहा है और उन बुक को पढ़ रहे हैं। इंडिया में तो मिथ ही होगा, ठीक है, लेकिन अ कंट्री मस्ट बी मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स टू गेन फ्रॉम ट्रेड, ओके, गेन फ्रॉम ट्रेड। रियलिटी समझ लीजिएगा, ऐसे करके लिखना, रियलिटी, ये इसी फॉर्मेट पर मैं लिखा रहा हूं कि आप जब पढ़ोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ट्रेड गेन्स, अंडरलाइन कर लेना, गेन्स डिपेंड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज नॉट ऑन एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब यहाँ पे जो टर्म है एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। दो प्रकार के एडवांटेज है, एक है कंपैरेटिव एडवांटेज जो डिस्कस किया गया बाय द रिकार्डियन, डेविड रिकार्डो, इसको हम रिकार्डियन मॉडल में कंटिन्यू करते हो। अब ये जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज करी, टर्म यूज करा एब्सोल्यूट एडवांटेज, दिस इज सजेस्टेड बाय द एडम स्मिथ। एडम स्मिथ सेज दैट के यहाँ पे हम कंपैरेटिव, मतलब हम ये कंपेयर नहीं करेंगे सामने वाला क्या कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स जब हम छोटे थे, अप टू 12th तक ही कह लो, या अब भी कभी कभी किसी के पेरेंट्स शायद ऐसी बातें करें तो वो कहते हैं ना कि दूसरे को मत देख, बस तू खुद को देख, तेरे अच्छे नंबर आने चाहिए। हम जैसे मान लो तुम्हारे कॉलेज में कम नंबर है, अब पूछे पेरेंट्स का भी कम नंबर, क्योंकि कॉलेज में जितने नंबर पे, जो नंबर कॉलेज, जो कॉलेज के कम नंबर हमारे घर वालों को कम दिखते हैं, मतलब जो कॉलेज के मार्क्स हमारे घर वालों को कम दिखते हैं, उन्हीं कम मार्क्स को लाने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी। गलत तो नहीं कह रहा मैं, हम भी कॉलेज में रहे, मतलब तो और हम वो बोलेंगे अरे नहीं कॉलेज की चेकिंग ही बहुत टफ होती है या टीचर नंबर नहीं देता, ऐसे अगर हम कहानी बनाएंगे, मिक्स करेंगे अगर ऐसी ऐसी बातों में, तो फिर वो बोलेंगे हम, तुम दूसरे को मत देखो, बस तुम अपने आप को देखो, तुम्हारे नंबर क्यों कम है। हमें मतलब नहीं है कि कॉलेज का टीचर ऐसा है या दूसरे बच्चों के भी कमाया है ना। यानी हमारे पेरेंट्स सीधा एब्सोल्यूट सोचते हैं, वो कहते हैं कॉलेज में दूसरों के कितने नंबर आए मुझे मतलब नहीं, तुम्हारे अच्छे आने चाहिए, है ना, ठीक है, नहीं, तुम कंपैरेटिव सोचते हो। हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे नंबर कम है, मुझे दुख नहीं है, दूसरे के मुझसे ज्यादा ना हो, उसके मुझसे भी कम होने चाहिए। ये रियलिटी है, लिखना मेरे साथ में। A country can
A country can gain from trade even if is less productive in every good. अब इसको भी तो ऐसे समझ लो। अब जनरली इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज होती है। अब इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में फिर मैं वही वाली बात बोलूंगा, अगर आप पेरेंट्स को बताओगे ये हमारे नंबर इतने आए तो उनकी नजर में वो बहुत कम नंबर होंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में अगर आपको इंटरव्यू देना है, मतलब मेंस वाला एग्जाम जो रिटन एग्जाम होता है, अगर उसको क्वालिफाई करना है, आपको बेर मिनिमम जनरली 50% मिनिमम, मतलब वो 50 to 52% की कट ऑफ होती है, मतलब ठीक है। तो आपको उतने मार्क्स लेकर आने हैं, देन आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। क्लियर? तो सोचो इंटरव्यू कॉल आने के लिए आपको सिर्फ 50 to 52% मार्क्स लेकर आना है, 50-52% मार्क्स लाने हैं और आप एंट्री कर जाओगे। इसका मतलब ये है कि पर्सन इज नॉट 100% एफिशिएंट इन इकोनॉमिक्स, बावजूद इसके भी वो एक इकोनॉमिस्ट बन गए या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में एंटर हो। तो ये तो फिर गलत थी ना बात, कि अगर मुझे इकोनॉमिक्स बनना है तो मुझे इकोनॉमिक्स 100% आनी चाहिए वर्ल्ड की। गलत बात थी। अगर थोड़ी बहुत भी आती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत वाली बात नहीं है, जो कंपटीशन है, जो कंपटीटर है, उसको आपसे भी कम आती है। ठीक है? सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखो सिलेक्शन जनरली एग्जाम सबका बुरा होगा, बट मैं थोड़ी सी हायर एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे एग्जाम्स की। तो एग्जाम सबका ही बेकार होता है, लेकिन मैटर करता है किसका कम बुरा हुआ, किसका कम, उसकी एंट्री हो जाएगी किसी भी एंट्रेंस में, किसी भी एग्जाम में। क्लियर है मेरी बात आपको ये वाली अच्छे से? जस्ट मैं कुछ समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है, दैट इज द कंपैरेटिव एडवांटेज, दैट्स इट। ठीक है? तो ये पहला मिथ है। एक दो स्टेटमेंट इसके लिए और लिख लो मेरे साथ में, मतलब यू जनरली टॉक अबाउट द कंपैरेटिव एडवांटेज का रोल। ठीक है? इंपॉर्टेंट है लिखना, द रोल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इट इज डिपेंड ऑन रिलेटिव प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंडस्ट्रीज। बड़ी अच्छी स्टेटमेंट लिखवाने वालों, ये आपकी आपके लिए एक लाइफ लेसन भी है। मतलब अगर आपको कभी भी लगे, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कैरियर में क्या करें, क्योंकि शायद हो सकता है आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बट 100% वहाँ पे सक्सेस का नहीं हो पाती है, तो आपको लगता है कि सर हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, ये लाइफ लेसन भी है। ठीक है ना? अ कंट्री स्पेशलाइज इन द गुड where its productivity where its productivity disadvantage is smallest। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज कम आती है, मतलब कमाने का डिसएडवांटेज है, अगर वो चीज जो कम आती है वो बहुत थोड़ी सी चीज है। ठीक है? थोड़ी सी ही चीज है जो आपको कम आती है, कोई ज्यादा मैटर नहीं करती, तो इट्स फाइन। ठीक है? या फिर और एडवांटेज इज ग्रेटेस्ट। तो आप जो है उस कमोडिटी में स्पेशलाइज हो सकते हो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरी आपको बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे एक्चुअली एक चीज और मैटर करती है। चलो ये तो एक स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, हम बार बार यहाँ पे प्रोडक्टिविटी वर्ड की बात कर रहे हैं। अब एक्चुअली एक बात और भी है, मतलब मैं उसको हेडिंग के तौर पे डिस्कस करूंगा, दैट द रिलेटिव वेजेस एंड द कॉस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये मैटर करती है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है वो वेजेस पे भी डिपेंड करती है। सोचिए मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है तो मेरी वेजेस बहुत अच्छी होंगी, और फिर कोरस्पॉन्डिंगली अगर मेरी वेजेस बहुत अच्छी हैं तो मैं ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करूंगा, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये कहने के दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर वेजेस कम है वो तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ये एक साइड हो गया। दूसरी साइड अगर प्रोडक्टिविटी कम है तो ऑटोमेटिकली वेजेस कम मिलेंगी। तो ये दोनों साइड हो गए, मतलब जो जो लेबर है और जो फर्म है, ये उन सबके जो है व्यूज है। एंड ऑफ द डे हम दूसरी कंट्री में अपने कम्युनिटी को बेच पा रहे हैं, उसके पीछे का एक रीजन ये भी है, हम कंपटीशन भी दे रहे हैं। वी ऑल आर कॉम्पिटिटिव। मान लीजिए आईफोन है, 17 प्रो मैक्स है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है, जो भी है, ठीक है, क्या सिर्फ आईफोन ही है मार्केट में, कोई और फोन नहीं है? और भी फोन है। क्या दुनिया सिर्फ iOS या एप्पल ही फोन लेती है, कोई और फोन नहीं खरीदती कोई दुनिया? नहीं। मैं खुद एप्पल को एक टाइम तक यूज करके छोड़ चुका हूँ। ठीक है, मेरी अपनी चॉइस है, आप शायद एप्पल को यूज कर रहे हो मोबाइल फोन, बहुत सारे बंदे मोटोरोला यूज कर रहे हैं। हमारे जो एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, वो मोटोरोला फोन यूज करती हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज में सुना। मर्जी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि एक फर्म ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रही है, दूसरी फर्म मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी दूसरी फर्म का एग्जिस्टेंस का एक रीजन है बिकॉज ऑफ देयर प्राइसेस। उनके प्राइसेस, क्योंकि उनके प्राइस, अब उनके प्राइस इसलिए भी कम है क्योंकि उनको बनाने वाले वर्कर्स का प्राइस कम है, मतलब उनकी कॉस्ट कम है। उनकी कॉस्ट मतलब उन प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो रही है क्योंकि उनको बनाने वाले वर्कर्स कम पैसे ले रहे हैं, उनकी वेजेस भी कम है। तो यहाँ पे रिलेटिव वेजेस और रिलेटिव कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा रीजन प्ले करती है, दैट इज द रिलेटिव कॉस्ट एंड रिलेटिव वेजेस। गाइस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ वेरी डीप मैनर, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट देख लेना चीजें। लेकिन हाँ, कंट्रीज विद लोअर प्रोडक्टिविटी often have lower wages. Lower wages reduce production cost. As a result, even less productive countries can produce goods cheaply enough to compete internationally. इसका मतलब ये हो गया कि जो कंट्री में वेजेस कम हैं तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो एक हमारा, अब यहाँ पे हमारा मिथ नंबर 1 खत्म हो गया। एक हमारा मिथ क्या था, वो यही था ना कि मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ होनी चाहिए कंट्री। झूठ बात है, नहीं जरूरी ये सब चीजें, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली मिथ 1। थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा इस पे मिथ 1 पे लिया है, बाकी दो मिथ्स और है, मिथ 2 और मिथ 3, उन पे हम शॉर्ट में जल्दी से डिस्कस करेंगे। मिथ 2, और वो है, उसको हम कहते हैं द पॉपर लेबर आर्गुमेंट, द पॉपर लेबर आर्गुमेंट।
एक्चुअली क्लेम ये कि जो फॉरेन कंपटीशन है वो थोड़ा सा अनफेयर माना जाता है। दिस इज बेसिकली द क्लेम दैट फॉरेन कंपटीशन इज अनफेयर। वो अनफेयर माना जाता है और ये बोला जाता है कि फॉरेन कंपटीशन अगर है तो उस देखो फॉरेन कंपटीशन का मतलब हो कि फॉरेन में हमारे कमोडिटी सस्ती बिके। तो वो सस्ती तब बिकेंगी जब कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म उस प्रोडक्ट की कॉस्ट चीप कर रहा है ना, मतलब चीप फेस कर रहा है। और चीप कॉस्ट तभी होगी जब वर्कर्स को कम वेजेस मिलेंगी। तो कंपटीशन तो फर्म दे रहा है, उसका जो भुगतान है वो वर्कर कर रहा है। क्लियर? तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको लो वेजेस मिलती है जिस वजह से वो हर्ट होते हैं। तो दिस इज द क्लेम। और ये जो क्लेम है इसे पॉपुलर लेबर आर्गुमेंट बोला गया। ये एक्चुअली उस टाइम ही मतलब आज से बहुत टाइम पहले जब ये मॉडल की डिस्कशन चल रहे थे तो यूएस में ये कुछ जो पॉलिटिशियंस होते थे वो ये क्लेम करते थे कि इंटरनेशनल ट्रेड को बंद करो, इंटरनेशनल ट्रेड मत करो। और ये हम आर्गुमेंट अगेंस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कहते थे कि भाई उससे डोमेस्टिक वर्कर्स हर्ट होते हैं क्योंकि लो वेजेस मिलती है, कंपटीशन वो करते हैं लो वेजेस यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं छोटा सा, शायद अब तुम समझो। आप बच्चे ने हमसे इंक्वायरी करी, ठीक है, और इंक्वायरी करी, उसने कहा सर मुझे कोर्स तो चाहिए बट आई कांट अफोर्ड योर ह्यूज फीस। नहीं कर सकते। जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की या इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज की हमारे वहाँ पे रैंक 1 आती है, ठीक है, टॉप 10 रैंक हमारी रहती है। तो उसकी फीस हम लोग 70,000 80,000 चार्ज करते हैं। ठीक है, शायद हो सकता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाया वो। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है और मैं एग्जाम भी क्रैक कर लूंगा बट आई कांट अफोर्ड और मेरे को जेन्युइन प्रॉब्लम है, सर कुछ करिए, मतलब अदरवाइज मैं फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर हम उस बच्चे को डिस्काउंट दे रहे हैं तो उस डिस्काउंट का इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट को तो होगा, मतलब हम मुझे सर को हमें तो होगा। अब हम अगर अपने यहाँ के जो टाइपिस्ट हैं उनको बोले हैं या हमारे यहाँ के जो स्टाफ है उनको बोले हैं कि यार हमने एक बच्चे की फीस कम ली है इसलिए तुम्हें सैलरी हम थोड़ी सी कम देंगे, क्या ये अच्छा लगेगा? इस ये सेंसेबल बात है? आई थिंक नहीं, ये सेंसेबल बात नहीं है। मतलब अगर हमने किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट दिया, या चलो डिस्काउंट वाली बात भी हटा दो, बिकॉज ऑफ द कंपटीशन हमने अपनी प्रोडक्ट के प्राइसेस कम कर दी, मतलब अपनी सर्विसेज की क्लासेस के प्राइसेस कम कर दी, क्या हम अपनी स्टाफ की सैलरी भी कम कर देंगे? क्या ये ट्रू है? अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉपर लेबर आर्गुमेंट एग्जिस्ट करेगा, सही हो जाएगा कि डोमेस्टिक वर्कर हट होते हैं। अब सेकंड पॉइंट आप यहां से समझो, ये था इमोशंस, दिस इज बेसिकली द इमोशंस, बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक बिहाइंड इट? इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब आप कंपटीशन में आते हो तो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप और भी ज्यादा ऑडियंस को फेस कर रहे हो, है ना? ठीक है, ऑडियंस आपको मिल रही है। तो भले ही आप कंपटीशन की वजह से प्राइस कम कर रहे हो बट आपकी ग्रॉस सेल ज्यादा हो रही है, बट आपको ज्यादा स्टूडेंट मिलेंगे क्योंकि आपने प्राइस कम करे। तो एक आपकी जैसे प्रीमियम प्राइस पर रखा हुआ था बट आपने जब प्राइस कम करे कंपटीशन की वजह से तो आपको एक ऑडियंस और मिली, आपको और लोगों ने जाना। और जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मान लीजिए आप 100 बच्चे पढ़ाते थे पहले, अब आप 1,000 बच्चे पढ़ा रहे हो, तो ज्यादा फीस पे कम बच्चे थे, कम फीस पे ज्यादा बच्चे, तो जो नेट बेनिफिट है वो पॉजिटिव ही है। तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिटिव नेट बेनिफिट इज ग्रेटर। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है, एक तो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव हो, वो ज्यादा है। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए तुमने नोटिस करा होगा कि लोग यूट्यूब पे भी रन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स को कर रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और एक ही कोर्स को मल्टीपल वैरायटीज में देना, और लोग कॉस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि उनको मल्टीपल वे में इनकम हो रही है वहां पे। ठीक है, सो दिस इज द एक्चुअल इकोनॉमिक बिहाइंड द ऑल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब जल्दी से इसको लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे क्लेम, दैट इज फॉरेन कंपटीशन is unfair and hurts domestic workers because
it is based on low wages. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? लिखना, दिस व्यू इज नोन एज द प्रॉपर लेबर आर्गुमेंट. It is often used to justify protectionism, protection, ठीक है, मतलब आप इसको टैरिफ भी कह सकते हो या फिर ट्रेड बैरियर्स भी कह सकते हो. क्लियर? तो ये आर्गुमेंट बेसिकली रॉन्ग है, तो जस्ट जनरली व्हाई दिस आर्गुमेंट रॉन्ग वो भी आप लिखना मेरे साथ में. ठीक है, लिखिएगा, दिस आर्गुमेंट इज रॉन्ग ड्यू टू, ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज करके लिखना, ड्यू टू मत लिखना, बिकॉज लो वेजेस do not automatically low wages do not automatically imply unfair competition. Lower wages usually reflect lower productivity. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना, ये छोटा सा ही था, मेन तो सबसे पहला वाला था. मिथ नंबर 3, that exploitation argument. ये भी कहीं ना कहीं वही आर्गुमेंट पर बेस्ड है, दैट कंपेटिटिव एडवांटेज में और वेजेस को लेकर. मतलब ये माना जाता है कि जो ट्रेड होता है ना, जो अगर वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड होगा तो वो कहीं ना कहीं उस कंट्री के जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट मतलब करेगा. मतलब एक्सप्लॉइट का मतलब होता है शोषण. ठीक है, और वो किस सेंस में करेगा, उनको ये लगेगा, एक्चुअली में होता क्या है कि समटाइम्स वी आर कंपेयर आवर इनकम विद आवर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. हम लोगों को जनरली होता है क्या, क्या वी आर जनरली कंपेयरिंग द वर्कर्स इनकम विद द कंपनीज टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स. तो लगता तो यही है कि वर्कर बहुत मेहनत कर रहा है ना, क्योंकि फिजिकल वर्क कर रहा है, वो सुबह से लेकर शाम तक लगा पड़ा हुआ है बेचारा, बहुत मेहनत कर रहा है, देखने में लगता है, और जो कि सच बात भी है. और जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने कैबिन में बैठे हुए होते हैं कंप्यूटर पे, और वर्कर को लगता है कि यार सारी मेहनत तो मैंने करी है गुड को प्रोड्यूस करने में, तो और ये हमसे सैलरी कई गुना ज्यादा ले रहा है, हमसे तो कई गुना ज्यादा पैसे ले रहा है, इवन ये मालिक भी है तो बहुत कमा रहा है. तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड करने पर हमें फील होता है कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, मतलब वर्कर्स को ऐसा लगता है. ये क्लेम है, दैट क्लेम इज व्हाट द ट्रेड एक्सप्लॉइट अ कंट्री इफ इट्स वर्कर्स रिसीव मच लोअर वेजेस देन वर्कर्स इन अदर नेशंस. ठीक है, और हम क्या करते हैं, इमोशनली अपनी इनकम को कंपेयर करते विद द हाई इनकम ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लो वेजेस ऑफ वर्कर्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, हम इसको कंपेयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मिसलीड करता है ये स्टेटमेंट. इसका मिसलीड करने का सेंस ये हो जाता है, पहला तो हमें कभी भी ये कंपेयर करना ही नहीं. अब सुंदरम पिचाई है, गूगल का सीईओ,
ठीक है, सुंदरम पिचाई, उनके बारे में अगर आपको पता हो तो उन्होंने क्या करा, कुछ नहीं करा, है ना, बेचारे वर्कर ही तो, वो भी वर्कर है। उन्होंने क्रोम बनाया है, क्रोम। अच्छा, क्रोम की इंपॉर्टेंस सबको पता होगा ना, वो क्रोम उनकी देन है, सुंदरम पिचाई की। तो मुझे बताओ, अगर उन्होंने क्रोम बनाया तो कितना ज्यादा प्रोडक्टिव काम किया, तो क्या वो हाई वेजेस डिजर्व नहीं करते? ठीक है, अगर फिजिकल वर्क के बेसिस पे वेजेस डिसाइड करोगे तो एक रिक्शे वाला हम मुझसे भी कई गुना ज्यादा मेहनत करता है। ठीक है, मुझसे भी कई गुना जो है ज्यादा मेहनत करता है। तो इसके बेसिस पे तो ये मिसलीड कर रही है चीजें। ठीक है, तो लिखना मेरे साथ में थोड़ा जल्दी में। ठीक है, क्लेम, ये क्लेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लेम इज व्हाट दैट ट्रेड exploits a country if its workers receive much lower wages than workers in other nations. Actually, they are comparing their income, वर्कर्स की बात कर रहा हूं मैं, with high income of executives। हमेशा ध्यान रखना, इनको व्हाइट कॉलर वर्कर्स बोला जाता है। मतलब वर्कर ये भी है, कौन से, जैसे सुंदर पिचाई है, कंपनीज के सीईओज हैं, दे आर व्हाइट कॉलर वर्कर्स। ठीक है, ओके। और ऑब्वियसली बात है, उनकी दे आर कंपेयरिंग देयर इनकम, चलो ठीक है, आपने लिख लिया, इनकम मतलब लो ही है। नाउ दैट इज दिस मिसलीड them because low wages do not mean worker are worse off because of trade, because of trade। अब एक्चुअली यहाँ पे कंपैरिजन ही गलत हो रहा है। यहाँ पे मतलब मैं खुद की अगर अपनी बात करूं तो मैं अपनी इनकम को अगर किसी टॉप लेवल की कंपनी की इन जो कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो सीईओ हैं, या उनके टॉप फैकल्टी के साथ कंपेयर करूं तो मेरी इनकम तो कम ही होगी उनके कंपैरिजन में। मेरा कंपैरिजन ही गलत है। मुझे कंपेयर, या एक वर्कर को कंपेयर करना चाहिए द वेजेस विद ट्रेड और विदाउट ट्रेड, तब जाके शायद उसको फील होगा कि नहीं यार, और वेजेस भी नहीं, उसकी एंटायर इनकम। ठीक है, वो चीज। तो there is a problem of comparison, there is a problem of comparison parameters, comparison parameters। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि वर्कर्स wages with trade versus without trade, not across country।
ट्रेड जनरली raises productivity, increases real wages, and expand consumption possibilities. ठीक है, एक ही अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट. अब वही वाली बात है कि ये वर्कर्स का कंपैरिजन ही गलत हो रहा था कि वर्कर्स अपनी इनकम को किनके साथ कंपेयर कर रहे थे. मान लो अगर वर्कर्स की इनकम बढ़ा दी जाए बट विदाउट एनी इंक्रीमेंट ऑफ दी प्रोडक्टिविटी, तो उससे कुछ नहीं होगा. कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा तो फिर कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे, कंपटीशन लूज हो जाएगा. फिर वही बात आ जाएगी, फिर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, वो डाउन हो जाएगा. ठीक है, प्राइस विद क्वालिटी दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड प्रोडक्टिविटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई. और दूसरी चीज, मिसकंसेप्शन में इमोशंस एंड इकोनॉमिक्स, ये दो वर्ड पे फोकस करना. कोई भी आर्गुमेंट इमोशंस का हिस्सा होता है, लेकिन इकोनॉमिकली वो शायद सही साबित ना हो. वही वाली बात कि हम जीत गए तो बेरोजगारी और महंगाई दोनों को खत्म करेंगे, ये इमोशंस थे. बट व्हाट अबाउट द इकोनॉमिक्स? जी नहीं, ये इनवर्स रिलेशनशिप है इसमें. तो आज की क्लास में इतना रखते हैं. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, छोटा सा पार्ट होगा, दैट इज द कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैनी गुड्स. ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.